हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, जो कि देखिए सीरियल वाइज देखेंगे। सो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो लास्ट तक देखें। और देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ये आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा। तो शिक्षा के अंतर्गत यदि छात्र की योग्यताओं एवं विशेषताओं की मात्रा की गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते हैं तो वह शैक्षिक मापन कहलाता है। सामान्यतः शैक्षिक मापन का तात्पर्य छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में लिया जाता है, परंतु वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले सभी मापन शैक्षिक मापन के अंतर्गत आते हैं। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के अतिरिक्त उनकी बुद्धि, अभिरुचि, स्मृति, व्यक्तित्व, रुचि, अधिगम, शैली आदि अनेक चरों का मापन किया जाता है। छात्रों के अतिरिक्त अध्यापक वृंद, कर्मचारी वर्ग, अभिभावक गण, प्रशासक गण तथा समाज का प्रभुत्व वर्ग आदि सभी शिक्षा प्रक्रिया से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। देखिए, शैक्षिक मापन के अगर बात कर ली जाए कि शैक्षिक मापन के अंतर्गत शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित किन्हीं शक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी गुण अथवा विशेषता का वर्णन किया जाता है। गुण अथवा विशेषता का यह वर्णन गुणात्मक भी हो सकता है तथा मात्रात्मक भी हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है? तो देखिए, गुणात्मक भी हो सकता है और देखिए मात्रात्मक भी हो सकता है। उसके बाद देखते हैं, देखिए मापन का एक सरल उदाहरण है किसी गुण अथवा विशेषता के मात्रात्मक वर्णन से व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित उस गुण या विशेषता की मात्रा को बतलाया जाता है। जैसे देखिए, दीपक की लंबाई 5 फुट 5 इंच है, तो मात्रात्मक मापने का एक सरल उदाहरण है। उसके बाद देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट। देखिए, मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक है। क्या? तो देखिए, मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक है। और देखिए, मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का वर्णन मात्रा ही किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं को वांछनीयता पर दृष्टिपात किया जाता है। अतः मापन वास्तव में मूल्यांकन का एक अंग मात्र है। मूल्यांकन एक ऐसा कार्य अथवा प्रक्रिया है जिसमें मापन से प्राप्त परिणामों की वांछनीयता का निर्धारण किया जाता है। देखिए, मापन वास्तव में स्थिति निर्धारण है, जबकि मूल्यांकन उस स्थिति का मूल्यांकन है। किसी गुण अथवा विशेषता की कितनी मात्रा व्यक्ति में उपलब्ध है, इस प्रश्न का उत्तर मापन से प्राप्त होता है, जबकि उस व्यक्ति में उपस्थित गुण अथवा विशेषता की मात्रा किसी उद्देश्य की दृष्टि से कितनी संतोषप्रद है अथवा कितनी वांछनीय है, इस प्रश्न का उत्तर मूल्यांकन से निर्धारित होता है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन का उदाहरण है, जबकि छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर उनकी उपलब्धि के स्तर के संबंध में संतोषजनक है अथवा संतोषजनक स्थिति का निर्धारण करना मूल्यांकन का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि इसका आंसर देख लेते हैं।
मापन किसी स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो क्या है देखिए शैक्षिक मापन, तो एस स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, देखिए मापन वस्तुओं यानी देखिए मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र की किसी विशेषता को संख्यात्मक रूप प्रदान करता है। ये देखिए किसके अनुसार है, तो ये मेरिसन के अनुसार। उसके बाद देख लेते हैं रिचर्ड एच लिंडेमैन। तो देखिए मापन को किसी मान्य नियमों के अनुरूप व्यक्तियों तथा वस्तुओं के किसी समुच्चय के प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय के एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए इसी में देख लेते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, प्रशासकों एवं समाज के लिए मापन का अत्यधिक महत्व है। मापन के सहयोग से छात्रों को स्वयं की शैक्षिक प्रगति की जानकारी अर्जित होती है, जिसके अंदर यानी कि जिससे उसके अंदर प्रेरणा, आत्मविश्वास एवं प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है। और देखिए मापन प्रक्रिया शिक्षकों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से शिक्षक पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्य योजना, शिक्षण सामग्री आदि में समय के साथ परिवर्तन लाते हैं। और मापन के सहयोग से छात्रों के माता पिता व परिवार के सदस्य उसकी शैक्षिक प्रगति, रुचि, योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व कमियों से परिचित होकर समय से पूर्व उसका निर्धारण करते हैं यानी कि निराकरण करते हैं। देखिए शिक्षा प्रशासनिक अधिकारी एवं नीति निर्धारकों को भी मापन के परिणामों का प्रयोग शैक्षिक व्यवस्था पर लागू करने एवं नीतियों का निर्माण करने में करते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को ज्ञात करके उसके संबंध में उचित या अनुचित का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। देखिए परिभाषाएं देख लेते हैं। क्विलिन व हन्ना के अनुसार छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है, ठीक है ना। और देखिए एम.एन. डंडेकर के अनुसार देखिए क्या है, मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप से की जा सकती है जो उस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है। और देख लेते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, देखिए आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए एनसीईआरटी ने मूल्यांकन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह एक सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखती है कि फर्स्ट पॉइंट पर है निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, और सेकंड देखिए पॉइंट है कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं। थर्ड नंबर पर है शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं यानी कि पूरे हो रहे हैं। देखते हैं, देखिए मापन की तरह मूल्यांकन भी व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी भी गुण के संदर्भ में किया जा सकता है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन से अभिप्राय छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से है। मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त उद्देश्यों अथवा उपलब्धियों की वांछनीयता को ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो यह बताती है कि वांछित उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है या किस सीमा तक प्राप्त किया जा चुका है।
मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के व्यवहार के गुणात्मक व मात्रात्मक वर्णन के साथ साथ व्यवहार की वांछनीयता से संबंधित मूल्य निर्धारित भी निहित रहता है। वास्तव में कोई भी अध्यापक अपने शिक्षण कार्य के उपरांत यह जानना चाहता है कि क्या उसने वे उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं जिसके लिए उसने अध्यापक कार्य किया था। इसी तरह छात्र यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने वह ज्ञान प्राप्त कर लिया है जिससे प्राप्त करने के लिए वह अध्ययन कर रहे थे, तथा प्रधानाचार्य यह जानना चाहता है कि क्या उसके विद्यालय के छात्रों के द्वारा वांछित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए मूल्यांकन, अब हम देख लेते हैं। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे आप लोगों के पास टाइम हो, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम होता है। देखिए आप लोगों के पास 2 ही घंटे होते हैं, ये पेपर आपका 2 घंटे को होता है। उसमें 1 से 15 तक आपको बहुविकल्पीय टाइप प्रश्न करने होते हैं, उसके बाद अति लघुत्तरीय टाइप प्रश्न 15 करने होते हैं और उसके बाद आपको 10 प्रश्न लघुत्तरीय टाइप करने होते हैं। इसलिए आप लोग बहुत लेंथी ना लिखिएगा, जैसा टाइम हो उस अकॉर्डिंग आप लोग अपनी कॉपी को फिल करिएगा, ठीक है ना। देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। वैसे तो सारा इम्पोर्टेंट है लेकिन कुछ पॉइंट हैं। देखिए इस प्रकार मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। अब देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने अंग हैं, तो मूल्यांकन प्रक्रिया के जो अंग हैं वो देखिए 3 हैं। कितने हैं, तो वो 3 हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पर हो जाता है शिक्षण उद्देश्य, सेकंड नंबर पर हो जाता है अधिगम क्रियाएं और थर्ड नंबर पर हो जाता है व्यवहार परिवर्तन। इसमें देख लेते हैं मूल्यांकन के ये तीनों अंग परस्पर एक दूसरे से संबंधित तथा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं, व्यवहार परिवर्तन, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा तीनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालयों में अधिगम क्रियाएं आयोजित की जाती हैं जिनसे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। छात्रों के व्यवहार में अपने इन परिवर्तनों की तुलना वांछित परिवर्तन शिक्षा उद्देश्यों से करके मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आपका डीएलएड 3rd सेमेस्टर 2016 में आया हुआ है, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य है यद्यपि मापन एवं मूल्यांकन के पूर्व वर्णित संकल्पना से इनके उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं, फिर भी शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नवत ढंग से सूचीबद्ध किया जा सकता है। इसमें देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पर है ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। देखिए मूल्यांकन का जो उद्देश्य है उसमें सबसे पहले ज्ञान की जांच कर लेना एवं विकास की जानकारी। तो विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम से उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक प्राप्त कर लिए हैं, उससे देखिए उनका विकास किस सीमा तक हुआ है, विकास में बाधक तत्व कौन कौन से हैं इत्यादि की जानकारी करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट अधिगम की प्रेरणा। तो अधिगम की प्रेरणा में देख लेते हैं मापन तथा मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी। मापन व मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के पारस्परिक भिन्नता की जानकारी मिलती है जिससे उनके शारीरिक मनोवैज्ञानिक गुण दोषों का पता चलता है। उसके बाद देख लेते हैं 4 नंबर पर निदान मापन एवं मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के कमजोर छात्रों की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। उसके बाद देखिए 5th नंबर पर देख लेते हैं शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना। तो मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं पाठ्यक्रम में सुधार। तो देखिए पाठ्यक्रम में सुधार मापन तथा मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम की
उपादेयता की जांच करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम सुधार करता है। 7 नंबर पर देख लेते हैं चयन। तो मापन व मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य उपयोगी पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता व योग्यता अनुरूप विद्यार्थियों का चयन करने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद 8 नंबर पर देख लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की उपादेयता की जानकारी। तो मापन और मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण सहायक सामग्री के उपादेयता की जांच करते हुए सुधार किया जाता है। और देखिए उसके बाद देख लेते हैं वर्गीकरण। तो छात्रों को मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से अच्छे, औसत, खराब के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। और 10 नंबर पर देख लेते हैं निर्देशन। तो मापन तथा मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय शिक्षा इत्यादि के लिए निर्देशन प्रदान करना है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है प्रमाण तथा प्रदान करना, यानी प्रमाण पत्र प्रदान करना। तो इसमें मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से छात्रों को कक्षों के अध्ययनोपरांत यानी अध्ययन के उपरांत प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। और उसके बाद 12 नंबर पर देख लेते हैं मानकों का निर्धारण। यानी देखिए यानी मापन व मूल्यांकन की सहायता से परीक्षण प्राप्तांकों की व्याख्या हेतु प्रासंगिक मानकों का निर्माण किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। 2 नंबर पर हो जाता है अधिगम की प्रेरणा। 3 नंबर पर हो जाता है व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी। 4 नंबर पर हो जाता है निदान। 5 नंबर पर हो जाता है शिक्षण की प्रभावशीलता का ज्ञान। 6 नंबर पर हो जाता है पाठ्यक्रम में सुधार। 7 नंबर पर हो जाता है चयन। 8 नंबर पर हो जाता है शिक्षण सहायक सामग्री की उपादेयता की जानकारी। 9 नंबर पर हो जाता है वर्गीकरण। 10 नंबर पर हो जाता है निर्देशन। और 11 नंबर पर हो जाता है प्रमाण पत्र प्रदान करना। और 12 नंबर पर हो जाता है मानकों का निर्धारण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिए शिक्षा में मूल्यांकन के क्षेत्र बताइए। अब इसमें देखिए आपको मूल्यांकन के क्षेत्र बताने हैं। तो शिक्षा में मूल्यांकन के क्षेत्र को सारणी के माध्यम से निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें देखिए शिक्षा में मूल्यांकन के क्षेत्र, तो इसमें 1 नंबर पर हो जाता है शिक्षण। 2 नंबर पर हो जाता है प्रशासन। 3 नंबर पर हो जाता है निर्देशन व परामर्श। 4 नंबर पर हो जाता है भविष्य कथन। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं शिक्षण के क्षेत्र। तो शिक्षण के क्षेत्र में आपका हो जाता है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षक और विद्यार्थी, ये शिक्षण के क्षेत्र हो जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रशासन के क्षेत्र। तो प्रशासन के क्षेत्र में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो शैक्षिक नीति निर्धारण, वर्गीकरण एवं व्यवस्थापन, परीक्षा एवं मूल्यांकन, और देखिए प्रमाण पत्रों का वितरण, और उसके बाद शिक्षण से संबंधित सभी पक्षों की गुणवत्ता नियंत्रण आदि, और देखिए छात्रों का चयन, उसके बाद शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षेतर कर्मचारी आदि के कार्य प्रणाली का मूल्यांकन, और उसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन। इसमें किसमें आते हैं, तो प्रशासन के क्षेत्र में ये आते हैं। उसके बाद देख लेते हैं निर्देशन व परामर्श के क्षेत्र में। तो निर्देशन व परामर्श के क्षेत्र में देख लेते हैं विषय व व्यवसाय चयन में सहायता देने के लिए निदानात्मक कार्य, शिक्षक, विद्यार्थी आदि की समस्या के निराकरण में परामर्श देने हेतु, और देखिए शिक्षक, प्रशासक आदि की प्रशासनिक दक्षता और बढ़ाने हेतु परामर्श देने के लिए। उसके बाद देख लेते हैं भविष्य कथन। तो इसमें आ जाता है छात्र की दृष्टि से भविष्य में किस क्षेत्र में सफल होगा, कार्य क्षेत्र चयन में आदि। उसके बाद देख लेते हैं शिक्षण की यानी शिक्षक की शिक्षण के नए आयाम विकसित करने हेतु, और देखिए शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र में समाज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन करने में सहायता देने के लिए। ठीक है ना। अब देख लेते हैं मूल्यांकन के क्षेत्र में। तो मूल्यांकन के क्षेत्र में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मापन व मूल्यांकन का
अपना कोई अलग एवं विशिष्ट क्षेत्र एवं कार्य नहीं होता है। जिस क्षेत्र में जिस कार्य एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है वही उसका क्षेत्र व उसे पूरा करना ही उसका उद्देश्य होता है। शैक्षिक मापन व मूल्यांकन की दृष्टि से पूरी शिक्षा प्रक्रिया को निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो अब देख लेते हैं कि पूरी शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है और किन किन भागों में। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं शिक्षण के क्षेत्र में। तो शिक्षण के क्षेत्र में मापन व मूल्यांकन द्वारा शिक्षण के विभिन्न पक्षों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की सीमा जानी जा सकती है। पाठ्यक्रम कितना उपयोगी है, इसे प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त अधिगम क्रियाएं आयोजित की गई हैं या नहीं, शिक्षण विधि कौन सी उपयुक्त होगी यदि जानकारी मापन व मूल्यांकन के शिक्षा के क्षेत्र में। अब देख लेते हैं प्रशासनिक क्षेत्र। किसी भी कार्य की सफलता व असफलता में उसके प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ होता है। और देखिए शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों का चयन, वर्गीकरण व व्यवस्थापन, प्रमाण पत्रों का वितरण तथा शिक्षण से संबंधित सभी पक्षों की गुणवत्ता नियंत्रण आदि प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रवेश के समय छात्रों की अभिरुचि अनुरूप विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु चयनित कर उन्हें समुचित ढंग से व्यवस्थित व वर्गीकृत व मूल्यांकन इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। देखिए ये जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्रों के निर्धारण पाठ्य वस्तु का ज्ञान किस सीमा तक प्रदान यानी प्राप्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए निर्देशन एवं परामर्श। तो इसमें देखिए मापन व मूल्यांकन द्वारा समय समय पर छात्रों की कठिनाइयों व कमियों आदि की जानकारी प्राप्त कर उन्हें समय से उचित मार्गदर्शन, निर्देशन और परामर्श दिए जाएं तो उनकी समस्याओं व कमियों का निदान कठिन नहीं होगा और छात्रों की क्षमता, रुचि, योग्यता आदि का मापन व मूल्यांकन कर उन्हें सही शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स आज यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।